हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे फार्माकोग्नोसी के 10 ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। पहला क्वेश्चन क्या है कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, यानी कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो स्कोप आप अपनी तरफ से ही बना सकते हैं, लेकिन आप कितना बनाएंगे, 2-4 अपनी तरफ से ज़रूर बनाना चाहिए। अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए और बनाने की कोशिश करिए, लेकिन मैं बताऊंगा। दूसरा क्या है, हमको हिस्ट्री में क्या होता है कि मतलब पीछे इसकी क्या हिस्ट्री रही है, आगे नहीं, हिस्ट्री में क्या देखा जाता है, उसके पीछे की हिस्ट्री देखी जाती है, पीछे का इतिहास देखा जाता है कि कैसे कैसे वो डेवलप हुआ। तो ये 2 चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में आप देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन कंटिन्यूअस सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये कह रहे हैं कि जो फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री है ये उसी वक्त से, उसी टाइम से शुरू हो गई जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई, यानी जब से इंसानों का रहना सहना लिखा जाने लगा, सिविलाइजेशन शुरू हो गई, पता चलने लगा कि इस टाइम से यहाँ पे ह्यूमन लोग, इंसान लोग रह रहे हैं, उसी टाइम से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। इसका मतलब ये कि उसी टाइम से हर्बल मेडिसिन को यूज़ किया जाने लगा। दूसरा क्या है, इन एंशियंट टाइम प्लांट्स वर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज़ इन इंडिया, चाइना, इजिप्ट। ये कह रहे जो पुराने ज़माने, एंशियंट टाइम यानी पुराने ज़माने में क्या है, जो प्लांट्स हैं वो एज अ मेडिसिन यूज़ होने लगे, दवा के तौर पर यूज़ होने लगे थे। कहाँ पे? इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, इजिप्ट के अंदर, और भी जगह पे यूज़ होते होंगे, लेकिन ये मतलब लिखे हुए हैं बुक के अंदर कि इन जगहों पे क्या होते थे, यूज़ होने लगे थे। फिर तीसरा क्या है, पेपिरस एब्रस। पेपिरस एब्रस, ये याद करिएगा नाम, पेपिरस एब्रस। ये एक स्क्रोल है, पेपिरस एब्रस एक स्क्रोल है, बहुत ज़्यादा फेमस। स्क्रोल क्या होता है, कैसे बड़ा लंबा सा कागज़ आपके पास, पेपर, उसको लपेट देंगे गोल गोल सा, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोल। तो ये कह रहे हैं कि पेपिरस एब्रस वेरी फेमस स्क्रोल, ये बहुत फेमस स्क्रोल है। कंटेंस मोर देन 800 फार्मूलाज एंड 7 डिफरेंट ड्रग्स। कह रहे हैं कि जो स्क्रोल था ये लिखा गया था, इसके अंदर 800 फार्मूले थे, यानी 800 अलग अलग दवाओं के फार्मूले उसमें लिखे गए थे, और उसमें 700 ड्रग्स के नाम थे, यानी 700 ड्रग थे, उनसे 800 फार्मूले उनको मिला के बनाए गए थे। किसके अंदर? पेपिरस एब्रस के अंदर। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा हिस्ट्री में देखेंगे तो शेनोंग, ये एक आदमी है कोई शेनोंग, ठीक, इसने लिखी एक बुक, शेनोंग रोट द ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट पेंटासो इन 3000 BC। कह रहे हैं कि जो शेनोंग एक आदमी है, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था पेंटासो। उसने कब लिखी? उसको 3000 BC में लिखी। ये एक हिस्ट्री हो गई। उसके बाद हमारा क्या है, एट द सेम टाइम इन इंडिया आल्सो एफर्ट्स वर मेड अप फॉर एग्जामिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं ये हिस्ट्री तो चल रही है दुनिया के अंदर, और हमें देखना है कि इंडिया के अंदर मतलब इसकी क्या हिस्ट्री है। तो कह रहे हैं कि उसी टाइम पे जब बाहर दूसरे मुल्क, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ये सारी एफर्ट्स चल रहे थे, तो इंडिया के अंदर भी ये एफर्ट चल रहा था, और इंडिया के अंदर भी क्या क्लासिफिकेशन किए जा रहे थे और एग्जामिनेशन हो रहे थे। एग्जामिनेशन मतलब दवाओं को लाना, उसको चेक करना कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है, क्या केमिकल मिल रहा है, किस बीमारी के लिए ये यूज़ होती है। तो ये सारा क्या हो रहा था, यहाँ पे भी चल रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जामिनेशन। और फिर उनको किस क्लास में डालें, मतलब किस कैटेगरी में डालेंगे, ये किस बीमारी की दवा है, तो उसका क्लासिफिकेशन भी हो रहा था इस टाइम पर। हमारा 6 पॉइंट है, इन इंडिया चरका डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप्स, 10 हर्ब्स इन ईच फॉर पर्टिकुलर इलनेस। ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो मतलब ये एफर्ट्स चल रहे थे, उसमें एक किताब लिखी गई चरका के नाम से, जिसको चरक सरिता भी बोलते हैं। ठीक है, तो चरका उसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो चरक सरिता के अंदर क्या है, 50 ग्रुप बनाए गए, 50 ग्रुप बनाए गए किसके, दवाओं के, हर्बल प्लांट, हर्बल मेडिसिन के 50 ग्रुप बनाए गए, और हर ग्रुप के अंदर 10 ड्रग्स रखे गए। ये किसके अंदर था? चरका के अंदर था। इसके मतलब कितने ड्रग्स हो गए? तकरीबन 500 ड्रग्स
कि एक बुक तैयार की गई चरका के नाम से। उसमें कितने 50 ग्रुप बनाए गए, मतलब अलग अलग बीमारियों के हिसाब से, और हर ग्रुप के अंदर 10 मेडिसिन रखे गए। इसी तरीके से सुश्रुता था, एक बुक इंडिया के अंदर और लिखी गई उस टाइम पे, सुश्रुता, डिवाइडेड इंटू 760 यानी 660 ड्रग्स इन 7 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़। ये कह रहे हैं कि सुश्रुता एक किताब लिखी गई, उसके अंदर 760 ड्रग्स को मेंशन किया गया और हर ग्रुप के अंदर कितने 7 ड्रग्स रखे गए, और वो 7 ड्रग्स ऐसे थे जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मिलती जुलती थी, कॉमन थी। यहाँ तक तो बात हो गई इंडिया की। अब और हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी जो नाम हमको मिला है ये कहाँ से मिला, तो ये कह रहे हैं सिडलर एक आदमी था, सिडलर क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। जो फार्माकोग्नोसी टर्म है, ये जो एक टर्मिनेशन है जो हम लोग बोलते हैं फार्माकोग्नोसी, ये नाम किसने दिया, तो सिडलर एक आदमी था। वो जब अपनी एक सरसपरिल्ला, एक पौधा होता है जिसके पत्ते पान की तरह से होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे पेड़ों पे चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं सरसपरिल्ला। तो सरसपरिल्ला पे जब वो स्टडी कर रहा था, उसको मतलब पढ़ रहा था, उस पौधे को, उस पेड़ को, उसका रिसर्च कर रहा था, तो उसमें उसने जो रिसर्च का टाइटल दिया, उसका नाम रखा था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका उसने नाम रखा था वाइल ही वॉज स्टडिंग सरसपरिल्ला। जब वो सरसपरिल्ला को पढ़ रहा था, उस पर रिसर्च कर रहा था, तो उसने उसको पूरी अपनी मतलब रिसर्च का नाम क्या रखा था, क्या टाइटल दिया था, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, तो ये फार्माकोग्नोस्टिका से हमको ये वर्ड मिला फार्माकोग्नोसी। तो इसको ये काम किसने किया, सेडलर ने। ये याद करिए कि सेडलर ने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड यूज़ किया, वहाँ से हम लोगों ने इसको लिया है। उसके बाद नमा क्या हमारा, गैलेन। गैलेन इज़ द फर्स्ट फार्मासिस्ट एंड फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये कह रहे हैं कि जो गैलेन है वो सबसे पहला फार्मासिस्ट है, इसीलिए इसको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। इसने क्या किया, ये जो ड्रग्स होते हैं उसके अंदर से केमिकल को निकालने का, उसके अंदर जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको निकालने का काम सबसे पहले किसने शुरू किया, गैलेन ने। गैलेन ने सबसे पहले मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मतलब बीमारी को, एक दवा, एक मतलब कोई पौधा, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो मेन है, जो बीमारी को दूर करने के लिए काम आता है, जो केमिकल, वो निकालना और उसको फिर कलेक्ट करना, फिर लोगों को मतलब दवा के तौर पे देना, ये काम सबसे पहले किसने किया, गैलेन ने। इसलिए इसको कहा जाता है कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गया। अब इसका हम लोग स्कोप देख लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये हु नहीं है, इसको WHO, ये बड़ा बनाइए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको बड़ा लिखिएगा। अगर PDF आपको PDF, ये बता दूं कि जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिएगा। WHO हैज़ एक्सेप्टेड दैट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन हर्बल मेडिसिन फॉर देयर ट्रीटमेंट। ये कह रहे हैं जो मतलब पूरी दुनिया की आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसके 80% लोग, ये कौन कह रहा है, ये WHO का रिसर्च है, वो बता रहा है, एनालाइज़ किया उन्होंने कि 80% लोग क्या करते हैं, हर्बल मेडिसिन अपने बीमारियों में यूज़ करते हैं। तो ये स्कोप है इसका कि मतलब लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, द पीपल हैव रियलाइज दैट दिस यूज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स आर इकोनॉमिकल एंड सेफर देन अदर। ये कह रहा है कि लोगों को आज ये पता लग गया, लोगों ने इस बात को मान लिया है कि जो मतलब हर्बल जो मेडिसिन है, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक बोलते हैं, यूनानिक बोलते हैं, और भी जो आती हैं, तो इस टाइप की जो हर्बल्स मेडिसिन है वो ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल है, यानी सस्ती हैं, यानी वो मतलब आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, और दूसरे कि वो सेफ़र है, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है दूसरी दवाओं के मुकाबले में, जैसे अंग्रेज़ी दवा है एलोपैथिक जिसको बोलते हैं। तीसरा इसका स्कोप क्या है, मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ देम। कह रहे हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट है वो पूरी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ये नहीं कि किसी एक एरिया में पाए जाते हैं, बल्कि पूरी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ये मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं
तो इसकी वजह से क्या है, इसका यूज़ करना आसान, हर इलाके के लोग वहाँ से लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे जो कंपनियाँ उसको बना रही हैं उनको कॉस्ट भी कम आएगा अपने एरिया में सप्लाई करने में। अब मान लीजिए दूर से मंगाएंगे उसको, फिर उसको बनाएंगे, फिर सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं दवाएँ, उस पर ट्रांसपोर्ट का चार्ज आ जाएगा। इसलिए ये हर जगह मिलती हैं, तो जहाँ जो कंपनी वो बना रही है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इस तरीके से कंपनियाँ क्या हैं, ये दवा सस्ती भी पड़ती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया के हर पार्ट में ऑलमोस्ट ये मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, लोग उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा गांव देहातों के अंदर, गए कोई पत्ता तोड़ा, दांत में दर्द हो, ला के उसको दबा लिया। पेट खराब हुआ, कोई पत्ता गए तोड़ के लाए। खांसी आ रही है तो गए, जैसे गोंद वाला होता है उसको ला के उसका पत्ता लोग उबाल के पी लेते हैं, खांसी ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। चौथा क्या हमारा, द केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स इज़ अ एक्टिव एज ये इज़ नहीं है, एज अ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API। ये कह रहे हैं कि जो केमिकल्स हमको इससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जो केमिकल हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि लोग वहीं पे यूज़ कर लेते हों या उससे सिर्फ आयुर्वेदिक दवाएं बनती हों, बल्कि उसको फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स क्या है, जो दवाएँ बनती हैं, जैसे आपने देखा होगा पैरासीटामॉल है और इस टाइप के जो दवाएँ, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, तो और भी जो इस तरीके की दवाएँ आती हैं, तो जो मतलब जो उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स से। जो सिरप्स आते हैं, जो भी मतलब दवाएं बनती हैं, वो सब फार्मास्यूटिकल्स में आती हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल्स में उसको उनमें क्या होता है, इन्हीं प्लांट से निकलने वाले केमिकल यूज़ होते हैं। तो ये भी एक स्कोप है, एक फ़ायदा है इसका कि इसका फार्माकोग्नोसी का। अगर यानी ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं कि केमिकल निकाला प्लांट से और लाके फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ जो हैं उनको भी दे सकते हैं। तो इसका एक स्कोप है। पाँचवा क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ नोवल मेडिसिन डिपेंड्स ऑन दी फार्माकोग्नोसी। ये कह रहे हैं जो ये नए नए तरीके से नई नई दवाएं बन रही हैं, तो ये भी फार्माकोग्नोसी पे ही डिपेंड करती हैं। आप देख रहे होंगे नई नई चीज़ों की दवाएं आ रही हैं, नए नए तरीके से दवाएं बन रही हैं, तो ये सारे केमिकल्स, सब्सटेंस और उसके अंदर जो एक्सिपिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो सब प्लांट से मिल रहे हैं। तो ये भी इसका एक स्कोप है कि आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं अगर आपको फार्माकोग्नोसी आती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि जो अब ये मान लीजिए ड्रग्स हैं, अब एक पेड़ है, अब उसमें से दवाएं निकाल रहे हैं, कोई दूसरा पेड़ है उसमें से दवा निकाल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अब सारी दवाओं को एक ही शीशी के अंदर या एक ही बोरे के अंदर ला के रख देंगे, बल्कि उसको अलग अलग जगह पे रखते हैं। तो यही आप भी मान लीजिए आपके घर, आपका किचन है, तो उसके अंदर चीनी भी है, नमक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या सारी चीज़ों को एक ही साथ मिला के एक ही डब्बे में रख देते हैं? नहीं, बल्कि उसको अलग अलग करके रखते हैं। तो आपने अपने किचन के अंदर क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया सामान का। ऐसे ही दवाओं को, जैसे कोई दवा किसी दूसरे काम के लिए, किसी के अंदर कोई दूसरा केमिकल है, तीसरा केमिकल है, तो उनको अलग अलग तरीके से किताबों के अंदर लिखा गया है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। तो यही पूछ रहे हैं कि जो वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग क्या किसको बोलते हैं, जो नेचुरल ओरिजिन से जो दवाएं हमको मिलती हैं उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। नेचुरल ओरिजिन का मतलब क्या है, जैसे आप प्लांट्स में गए, प्लांट से कोई पत्ता तोड़ा, उसका पाउडर बनाया, वहाँ से केमिकल निकाल दिया, तो ये नेचुरल ओरिजिन है। आपने किसी लेबोरेटरी के अंदर जाके उसको बनाया नहीं, ठीक है। आपको मान लीजिए कोई एनिमल है, एनिमल से जो चीज़ें हमको मिल जाती हैं, मान लीजिए वैक्स, बीज वैक्स मिलता है, तो ऐसी जो चीज़ें हमको एनिमल से मिले या प्लांट से मिले या मिनरल्स यानी समंदर वगैरह से मिल जाए बिना उसको बनाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ड्रग। उसको ये कहते हैं कि जो ड्रग्स नेचुरल ऑरिजिन से मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं जो क्रूड ड्रग है उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो उसको 6 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। यानी जो किताबें लिखी गई हैं तो किस किस तरीके से लिखी गई हैं, उनको किस तरीके से बांटा है, ये मतलब होता है क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले किस तरीके से लिखी गई किताब, एक किताब है अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन है, उसमें जो किताबें लिखी गई हैं वो अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से हैं। अभी मैं सबको बताता हूँ कि ये क्या है अल्फ़ाबेटिकल। दूसरा क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। चौथा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। पाँचवा क्या है, फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन। 6 क्या हमारा, केमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। ये 6 क्लासिफिकेशन, असल में तो 5 ही हैं, इसमें छठे वाले में क्या किया, केमिकल वाला मिला दिया, केमो और टॉक्सोनोमी, ये दोनों मिला के क्या बना दिया, केमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो असल में हमको 5 ही पढ़ने हैं।
तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेट आप अच्छे से जानते होंगे, ABCDEFG ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट हैं। तो जो किताब इस तरीके से लिखी गई है जिसके अंदर दवाओं को उनके नाम के शुरू में जो वर्ड आ रहा है, नाम के शुरू में जो अल्फ़ाबेट आ रहा है, जो लेटर आ रहा है, जो लेटर जैसे ए आ रहा है तो कहेंगे ए लेटर शुरू में है, बी आ रहा है तो बी लेटर शुरू में, सी आ रहा है, डी आ रहा है, जो भी है, तो जो शुरू में आने वाला लेटर है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया। यानी पूरी बुक के अंदर क्या बना दिया, ABCD लिख दिया। अब ए से शुरू होने वाली दवा ए वाले खाने में, दूसरे पेज पे बी लिख दिया है तो बी से जो जिस दवा का नाम शुरू हो रहा है उसको वहाँ पे लिख दिया, सी से जिस दवा का नाम शुरू हुआ उसमें उसको लिख दिया। तो इस वाली क्लासिफिकेशन में इस तरीके से किताब लिखी गई है, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। अब इंग्लिश में उसको देख लीजिए। In this type of classification, the crude drugs are arranged according to the alphabetical order of their English or Latin name. Example क्या है इसके, ये कह रहे हैं कि इस टाइप के जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्रूड ड्रग को उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इंग्लिश और लेटिन नाम जो है उसके हिसाब से अरेंज किया गया है। मैंने उसको समझा दिया आपको। अब क्या है उसमें, जैसे अकाशिया है, अब ए से शुरू होने वाली जो दवाएं हैं उसको अकाशिया ए वाले में डाल दिया। मान लीजिए एक मैंने एग्जांपल दिया, ए से और क्या शुरू होता है, तो ए वाले में अर्जुना ला सकते हैं हम, अर्जुना। ए से अकाशिया शुरू हो रहा है, ए से अर्जुना भी शुरू हो रहा है, और भी जो ए से शुरू होने वाले नाम है दवाओं के उसको भी इसमें डाल देंगे। अब जैसे बी हो गया, बी से शुरू हो रहा है बेलाडोना, ठीक है, बी से बेलाडोना शुरू हो गया। बी से और क्या हो सकता है, तो बी से ब्लैक पेपर आता है तो आपने ब्लैक पेपर भी इसमें डाल दिया। ब्लैक पेपर बोलते हैं काली मिर्च को, ठीक है। अब सी से हो गया, सी से सिनामोन हो गया। अब सी से और कोई दवा शुरू हो रही है तो सी से सिनकोना हो जाता है, ये सिनकोना है तो सिनामोन हो जाएगा। ये सिनकोना पहले से लिखा है तो सिनामोन। और भी सी से अगर शुरू होने वाली दवा उसके अंदर इसके अंदर डाल देंगे। अब डी से है तो डी से हमारा क्या हो जाएगा, दतूरा हो गया, दतूरा डी से। अब डी वाले खाने में हम क्या डाल देंगे, दतूरा हो गया। और अगर डी से कोई शुरू हो रही है, जैसे कि मान लीजिए दालचीनी है तो दालचीनी डाल देंगे। ऐसे ही ABCD, ई से तो ई से जो शुरू होने वाली ई वाले खाने में, ई वाले पेज पे ई से शुरू होने वाला एफेड्रा डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाली क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यानी उसके नाम के शुरू में जो वर्ड आ रहा है, जो लेटर आ रहा है, जैसे ए आ रहा है तो ए वाले खाने में डाल देंगे, बी आ रहा है तो बी वाले खाने में, सी आ रहा है तो सी वाले खाने में डाल देते हैं। इस तरीके से इस वाली बुक के अंदर जो दवाएं लिखी गई हैं वो इस तरीके से लिखी गई हैं। अब इस पैटर्न पे कौन कौन से फार्माकोपिया लिखे गए हैं, यानी किस किस कंट्री के मतलब बुक्स इस तरीके से लिखी गई हैं। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया जिसको IP बोलते हैं वो भी इसी पैटर्न पे है कि मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उन दवाओं को अरेंज किया गया है। दूसरा BP जो है यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वो भी इसी पैटर्न पे लिखा गया है। अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी सबसे पहले जानिए कि क्या होता है। मॉर्फोलॉजी उसको बोलते हैं जो मतलब हम अपनी आँखों से देख के या नाक से सूंघ के टेस्ट करके जो चीज़ें हम पता लगाते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट्स इन यूज़। एग्जाम्पल क्या है, राइजोम, रूट्स, बार्क। ये कह रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम यानी ऐसी एक बुक लिखी जाएगी जिसके अंदर क्रूड ड्रग को उनके जो पार्ट यूज़ होते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर अरेंज किया जाएगा। इसको समझिए एग्जाम्पल से। समझ लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक, ये इसके पत्ते निकले हुए हैं। एक दूसरा पेड़ है ये, ठीक है। तो अब ये किसी के, अब मान लीजिए इसका, इस वाले पेड़ का तो फ्लावर यूज़ हो रहा है, ठीक। इस वाले पेड़ का जो है वो ये स्टेम यूज़ हो रहा है। इस वाले कोई दूसरा पेड़ है, ये मान लीजिए इसका जो है रूट यूज़ हो रहा है। तो अब क्या करते हैं इस वाली बुक के अंदर कि एक पेज लिखेंगे, एक पेज पे हम लोग डाल देंगे रूट, ठीक। दूसरा वाला पेज है मान लीजिए उस पर डाल दिया स्टेम। स्टेम का माना होता है बीच का ये जो हिस्सा होता है तना जिसको बोलते हैं। तीसरे वाले पेज पे हम लोग क्या डाल देंगे, मान लीजिए फ्लावर है। अब क्या करेंगे
अब रूट जितनी दवाएं ऐसी हैं जो भी पेड़ ऐसे हैं जिनका रूट यूज़ होता है, चाहे वो किसी बीमारी के लिए यूज़ होता हो, अगर रूट उसका यूज़ होता है तो इस रूट वाले में हम उसको डाल देंगे। कुछ बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होंगे, मतलब पेड़ ऐसे होंगे या पौधे ऐसे होंगे जिनका फ्लावर यूज़ होता है, तो फ्लावर वाले में डाल देंगे इसमें, चाहे वो 50 ड्रग हो, कितने भी हों, चाहे उनका यूज़ कुछ भी हो, लेकिन उसको हम कहाँ डालेंगे, चूँकि उस पेड़ का फ्लावर यूज़ हो रहा है तो हम लोग उसमें किस में डाल देंगे, फ्लावर वाले में डाल देंगे। ऐसे स्टेम है, अब बहुत सारे पेड़ है, किसी का वो बीज का तना यूज़ हो रहा है, जैसे अर्जुना है उसका बार्क यूज़ होता है, बीज का तना यूज़ होता है काट के ऐसे छोटे छोटे, तो उसको हम लोग किस में डाल देंगे, स्टेम वाले में डाल देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब क्या क्या होता है, रूट होता है, राइजोम होता है, राइजोम के बाद क्या आ जाएगा, उसका स्टेम आ जाएगा, स्टेम होता है, फिर क्या हो जाएगा, उसका फ्लावर होता है, फूड होता है, फिर उसके हेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, किसके अंदर, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। यानी राइजोम देखा जाता है, राइजोम जैसे जिंजर के अंदर राइजोम होता है, पोडोफाइलम के अंदर राइजोम होता है। तो उन सारी दवाओं को, अब जिंजर देख लीजिए, वो क्या हमारे जीआईटी में काम करने वाली दवा है, पोडोफाइलम है वो दूसरी डायूरेटिक है, लेकिन उन सबको एक ही कैटेगरी में डालते हैं। क्यों कि ये जो हैं ये रूट हैं, पेड़ के क्या हैं, रूट हैं, किसी ट्री के रूट हैं, तो रूट वाली कैटेगरी में उनको डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, टॉक्सोनोमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टॉक्सोनोमिकल आपने पढ़ा होगा अब तक, मतलब अगर 12th में बायो से लिया होगा तो उसमें आता है बोटेनिकल पढ़ते हैं, बोटनी पढ़ते हैं। तो बोटनी के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है वो होता है टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। यानी ये जो एक पेड़ है इसकी किस फैमिली से है, ये किसका ऑर्डर क्या है, इसका जीनस क्या है, इसकी पूरा वो क्लास क्या है, किंगडम क्या है, सब किंगडम क्या है, सब क्लास क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो उसके हिसाब से इसमें क्या होती है, दवाओं को अरेंज किया जाता है। मतलब अगर किंगडम उसका कोई एक किंगडम की जो पेड़ पौधे हैं उस सबको उसमें डाल देंगे। एक फैमिली के जो पौधे हैं, जैसे कि मान लीजिए लिबियासी है तो लिबियासी वाले जितने हैं उस सबको उसमें डाल देंगे। सोलोनासी है तो सोलोनासी वाले जितने हैं उसको उसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से उनके फैमिली, ऑर्डर, उनके जीनस, इस टाइप के जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको कैटेगरी वो करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। इसके हिसाब से इसके अंदर क्या करते हैं, कह रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर क्रूड ड्रग को अरेंज किया जाता है उनके किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस के हिसाब से इसमें दवाओं को अरेंज किया जाता है। हमारा चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये समझिए कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। अब मान लीजिए कोई भी ड्रग है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल और भी होते हैं, लेकिन जो मेन केमिकल होता है उसी के हिसाब से फिर अरेंज किया जाता है। अब केमिकल बहुत सारे होते हैं जो मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। और प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे हो गया ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जिसके अंदर मान लीजिए अब 50 ड्रग हैं आपके पास, उसमें से 4 के अंदर ऐसा है जो ग्लाइकोसाइड पाया जा रहा है, तो उन चारों को क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे ग्लाइकोसाइड और चारों को उस कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये वाली जो बुक लिखी जाती है जो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, वो इसी तरीके से लिखी जाती है। मान लीजिए एक हमारा प्रोटीन, अब 5 ड्रग्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, तो उस प्रोटीन वाली कैटेगरी में उसको क्या करेंगे, डाल देंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो हार्मोन वाली कैटेगरी में उनको हम लोग डाल देते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ये द क्रूड ड्रग्स, ये मिस्टेक हो गया लिखने में। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। ये कह रहे हैं कि इस टाइप के जो क्लासिफिकेशन यानी केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, क्रूड ड्रग्स को उनके केमिकल नेचर के बेस पे क्या करते हैं हम लोग अरेंज करते हैं। और कौन सा केमिकल नेचर जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर मोस्ट एक्टिव है, यानी जो सबसे ज़्यादा बीमारी को ठीक करने के लिए एक्टिव है, उसको उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि ग्लाइकोसाइड हो गया, तो अब जितने दवाओं के अंदर ग्लाइकोसाइड पाया जाएगा उस सब दवाओं को इस वाले में डाल देंगे। जैसे डिजिटलिस है, सेना है,
ऐसे ही एल्केलॉइड है, तो अब जिन जिन के अंदर एल्केलॉइड पाया जाएगा उसको इस क्लासिफिकेशन के अंदर डाल देंगे, जैसे सिनकोना है, दतूरा है, ऐसे ही वोलेटाइल ऑयल है। अब जिस जिस दवाओं के अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जाएगा उस सबको इसके अंदर डाल देंगे, जैसे कि क्लो है, क्लो मतलब बोलते हैं लौंग, ऐसे ही सिनामोन है जिसको दारचीनी बोलते हैं हम लोग। अब हमारा पांचवा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हम लोगों की जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी, उसके अंदर इसी के हिसाब से मतलब दवाओं को दिया गया फार्माकोलॉजिकल, या इसको बोलते हैं थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं देखा कि कौन सा पार्ट कौन सा नहीं। जैसे मान लीजिए हमको एक बीमारी है कि मेरे सांस फूलने की बीमारी है, या किसी को हार्ट की बीमारी है, या किसी के जीआईटी में यानी उसका जो पेट वाला सिस्टम वो ख़राब रहता है उसमें दिक्कत है, या किसी की हड्डियों में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है। ये बीमारियां अलग अलग, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, खांसी है, टसी होता है। तो अब ये जो बीमारियां हैं, तो एक बीमारी के लिए मान लीजिए एक ड्रग है वो यूज़ हो रहा है, इसी तरीके से और जो दूसरी ड्रग्स हैं वो भी उसी बीमारी को ठीक करने के लिए हैं। तीसरी एक ड्रग ऐसी है जो वो भी इस बीमारी को ठीक करने के लिए है। तो जितनी भी बीमारियां, जितनी भी दवाएं एक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ होंगी उस सबको एक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए खांसी किसी को है, अब खांसी को ठीक करने के लिए जितनी बीमारियां आएंगी वो सबको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। पेट में गैस्ट्रिक है, ज़्यादा गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो अब एसिडिटी को ठीक करने के लिए जितनी दवाएं यूज़ होती हैं उन सबको उस कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये वाली क्लासिफिकेशन अच्छी लगती है, पढ़ने में मज़ा भी आता है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें भी क्या है, द क्रूड ड्रग्स, The crude drugs are arranged on the basis of pharmacological action of their active constituent। कह रहे इसमें जो क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी बीमारियों को ठीक करने वाले एक्शन के बेस पे क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। उसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब एक कैटेगरी बना दी कि वो दवाएं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या है, जैसे हम जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, अब वो जाके पूरा हज़म होता है, फिर निकलने तक ये जो पूरा सिस्टम है, वो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर, ये सारे जो पूरा सिस्टम उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसके अंदर जो दवाएँ काम करेंगी उसको इसके कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे कि कोरिएंडर धनिया हो गया, फेनल हमारा सौंफ हो गया, ऐसे ही जिंजर आता है तो जिंजर इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे ही और क्या आता है इसके अंदर, सिनामोन हो गया तो सिनामोन के इसके अंदर डाल देंगे। और भी बहुत सारे हैं जो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो दवाएं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती हैं, यानी जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो सांस लेने वाला पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर जो दवाएं काम करती हैं तो उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे क्या हो गया, ओपियम हो गया जिसको अफीम बोलते हैं, एफेड्रा हो गया। तीसरा क्या है हमारा, तो हमारी तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके एग्जांपल क्या है, डिजिटलीज, सिनकोना, यानी वो दवाएं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करती हैं, जो हमारा हार्ट वाला सिस्टम है पूरा उस पर जो काम करती हैं जो दवाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करने वाले एजेंट्स। तो उसका एग्जांपल है डिजिटलीज, सिनकोना। तो फ्रेंड्स ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए कि आप तैयारी करिए। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं दूसरे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूं, आप जाके पहले लिस्ट चेक करिए और वहां से तैयारी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।